गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 18 अगस्त 2022। हम लोग को करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो करने वाले हैं हम लोग PM 2.5 के बारे में, मतलब पर्टिकुलर मैटर 2.5 के बारे में, और उसमें दिल्ली के पर्सपेक्टिव से स्पेशली कंसर्न के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और गवर्नमेंट ने जो है इस बार खरीफ क्रॉप के लिए यानी कि राइस कल्टीवेशन के लिए, राइस प्रोडक्शन के लिए कुछ अपने आंकड़े पेश किए हैं, अंदाजा लगाया है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक में ही हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा राइस कल्टीवेशन के बारे में। अगला टॉपिक भी हमारा फार्मिंग सेक्टर से ही, एग्रीकल्चर से ही है, इसको भी बात करेंगे। और आज एक्चुअली जो एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इंक्लूड किए गए हैं। तो 3 एमसीक्यूज हैं और ये तीनों एमसीक्यूज यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए इसको सोल्व करना। एक अगला जो आर्टिकल करेंगे, इंडिया और चाइना बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सुन के आपको थोड़ी सी हैरानी होगी लेकिन ये बात सच्चाई है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। आर्कटिक के बारे में एक बहुत बढ़िया जबरदस्त एक आर्टिकल आया है। यहाँ पे आप मेंस के लिए भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन बना सकते हो और प्रीलिम्स के लिए भी बना सकते हो, काफी अच्छा है। हालांकि पहले हम लोगों ने आर्कटिक के बारे में बात किया हुआ है और अंटार्कटिका के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था जब इंडियन अंटार्कटिका बिल जो है पास हुआ था इस बार पार्लियामेंट के अंदर। बट ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से है, इसको करने में मजा आएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऑल इंडिया सर्विसेज कैडर इन द डेपुटेशन, पुराना टॉपिक है, रिपीटेड है, लेकिन कुछ 2-3 पॉइंट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। आपके नोट्स में आप उसको ऐड कर सकते हो। यूएस इंडिया जो मैरीटाइम कोलैबोरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ये भी हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों, एक, दो और ये आर्कटिक वाला तीनों टॉपिक तो हमारे मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी टॉपिक्स आप प्रीलिम्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन आगे जाने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हम लोगों ने अपना एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। 11 सितंबर से इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और हर रोज आपकी जो बैच की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 7 बजे से 9:30 बजे के बीच में। और सैटरडे संडे को आपकी जो है डाउट सेशन भी होगा और बाइलिंगुअल क्लासेस ये होने वाली है, तो आप जो है आराम से इसको कर सकते हो। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी जो होती है वो हमारी प्रेपरेशन का बेस होता है, तो बेस क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगर सेल्फ स्टडी करनी है आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके इस पर क्लिक करिए और आप चल सकते हो। लेकिन क्या करना आपने आपने करना है जी, वीडियो को लाइक करना है। लाइक करे बिना कोई बच आगे नहीं जाएगा। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारा आता है दोस्तों, वो कहता है कि PM 2.5 लेवल वर्स्ट इन द वर्ल्ड। दिल्ली में PM 2.5 का जो लेवल है वो दुनिया में कहाँ है भैया, सबसे बुरा है। तो एक रिपोर्ट निकाली गई है, ये यूएसए बेस्ड कोई इंस्टीट्यूशन है और रिपोर्ट का नाम है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज। हालांकि आपको ज्यादा इसके रिपोर्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इसने क्या किया, दुनिया में 7000 सिटीज में जो है इस बात को मेजर किया और 2 लेवल मेजर किए गए बेसिकली। एक मेजर है आपका PM 2.5 और एक मेजर है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन 2 लेवल पे पोल्यूशन चेक किया गया और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में जो है सबसे ज्यादा PM 2.5 का पोल्यूशन जो है पाया गया है। दूसरे नंबर पे आता है कोलकाता। 2 सिटी है इंडिया के भैया टॉप में। जब हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसमें जो है इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में इंडिया टॉप 20 कंट्री में इंडिया की कोई भी कंट्री नहीं है। ठीक है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि PM 0.5 में हम सबसे नीचे हैं, जबकि NO2 में हम लोग कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई एक्चुअली ये काफी ज्यादा इनके अंदर PM 2.5 होता है। आगे बात करूंगा हम लोग में 2.5 क्या होता है, डोंट वरी। NO2 के बारे में थोड़ा पहले बात कर लेते हैं। NO2 बेसिकली आता कहां से? NO2 आता है बर्निंग ऑफ द फॉसिल इन द ओल्डर व्हीकल्स। ठीक है, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड द रेजिडेंशियल कुकिंग एंड द हीटिंग, यहां से यूजुअली हमारा NO2 आता है। NO2 के बारे में इन्होंने एक और खास बात जो यहाँ पे बोली, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। इन्होंने कहा सिटीज के अंदर जो आदमी रोड्स वगैरह के काफी क्लोज रहता है, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होती है, उनको जो है NO2 से ज्यादा एक्सपोज होना पड़ता है। जो लोग थोड़ा सा रोड से दूर रहते हैं उनको इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता। NO2 के बारे में एक चीज आपको बताता चलूं, जब कंप्लीट कंबस्शन होता है हमारे फ्यूल का, ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन होता है तो NO2 रिलीज होता है। लेकिन जब इनकम्प्लीट जब NO2 जो फ्यूल जो है वो बर्न होता है तो उससे हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है वो रिलीज होती हैं।
और फॉरेन कंट्री में क्या होता है, देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे पेरिस, लंदन, ठीक है, बीजिंग, इन कंट्रीज में NO2, इन सिटीज में NO2 का कंजप्शन थोड़ा मतलब लेवल ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबस्शन होता है, क्योंकि वहां पे जो इंजिन हैं व्हीकल्स में वो बेस्ट क्वालिटी के हैं, और बेस्ट क्वालिटी का जो इंजन होते हैं वो कंप्लीट कंबस्शन करते हैं। तो इंडिया में अभी हम लोग जो BS6 लॉन्च करने वाले हैं, तो डेफिनेटली उससे भी बेटर कंजप्शन होगा, ठीक है। तो हालांकि मतलब ओवरऑल घुमा फिरा के बात यही आती है कि भैया PM 2.5 वाले मामले में इंडिया सबसे बॉटम पे है, NO2 वाले में इंडिया ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू डेवलपिंग सिटीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। एक तो ये होगा आपका पूरा कंक्लूजन। अब PM 2.5 क्या है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। 2.5 मतलब ये साइज है, ठीक है। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब दोस्तों होता है जैसे आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, आपकी कोई ऐश होती है, धुआं होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सोल्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारी एयर के अंदर घूमते रहते हैं, उसे कहते हैं PM 2.5। इसका मतलब होता है माइक्रोमीटर, ठीक है। 2.5 का मतलब है, PM का मतलब ये इतना साइज होता है इसका, 2.5 माइक्रोमीटर साइज होता है। आप ये समझ लीजिए जैसे हमारा एक हेयर होता है ना, एक हमारा जो बाल होता है, उस बाल से 100 टाइम्स छोटा साइज होता है इनका। इतना छोटा साइज होता है इनका, आप इसको जो है नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो। अब इमेजिन कर लीजिए कितना ज्यादा ये आपके जो है लंग्स के अंदर जाता होगा। आप मास्क अगर लगाते हो ना, नॉर्मल मास्क, भैया नॉर्मल मास्क में भी आप इसको रोक नहीं सकते। इतना ज्यादा जो है ये, जो इतना ज्यादा माइन्यूट होता है, नॉर्मल मास्क में नहीं रुकेगा। जो मेडिकल मास्क होते हैं या जो PM 2.5 वाले स्पेशल मास्क होते हैं जो हम लोगों ने अभी कोविड में लगाए थे, सिर्फ वही इनको रोक सकते हैं। तो दिल्ली, कलकत्ता, वैसे तो इंडिया के टोटली मोस्टली सिटीज के अंदर है, कानपुर वगैरह में भी काफी ज्यादा पाया जाता है, बट स्टिल थोड़ा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहां से पैदा होता है भैया, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस वगैरह से ये पैदा होता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर जो होती है वहां से भी पैदा होता है, जो लकड़ी, जो ईंटों के भट्टे वगैरह होते हैं वहां से भी होता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां से भी होता है। तो बहुत सारे तरीके से ये जो है हो सकता है। थोड़े दिन पहले जो है एक IIT कानपुर ने एक स्टडी किया था, जिसमें ये पाया गया था कि जो अनीमिया है, अनीमिया अनीमिया मतलब समझते हैं ना, खून की कमी होती है, जो PM 2.5 अगर आप ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो हमारे अंदर खून की कमी भी हो सकती है, स्पेशली वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम होती है। तो खतरनाक है भैया। जो ओल्ड एज जो होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए भी डेंजरस होता है, क्योंकि उनकी लंग्स में चला जाता है, रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाते हैं, ठीक है। जिसको अस्थमा वगैरह होता है तो दिक्कत हो जाती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। इसीलिए मास्क लगा के रखें, ठीक है। कोविड हो या ना हो, दिल्ली और बड़ी बड़ी सिटीज में भैया मास्क जरूरी है, वो भी अच्छे वाला मास्क, ठीक है। इंडिया में जो है हम लोगों ने एक 2014 में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया था 2014 में, जिसमें हम लोग अपनी जो सिटीज के अंदर जो क्वालिटी होती है पोल्यूशन वगैरह की, उसको चेक करते हैं अलग अलग लेवल पे, जैसे गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटरी, पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, ये 6 कैटेगरी होती है, आपको पता होना चाहिए। और इन सारी की सारी कैटेगरी को जो है आप कलर से इंडिकेट करते हो। आप देखना, आज एक एक्सरसाइज देता हूं आपको, आपके जो है मोबाइल फोन में, वैसे डिपेंड करता है आपका मोबाइल फोन कौन सा है, उसकी वेदर ऐप में जाना, अपने मोबाइल की वेदर ऐप में जाना, ठीक है। आपकी वेदर ऐप के अंदर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया होता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। उस एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको जाके पता चल जाएगा कि जिस समय भी आप जहां पे भी रह रहे हो, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, जहां पे भी, आपका उस जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, क्या वो गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेटली पोल्यूटेड है, ठीक है। और एक आपको कलर भी देखने को मिलेगा वहां पे, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, थोड़ा सा येलो कलर, वो आपको देखने को मिलेगा। वो इंडिकेट करता है आपके एयर क्वालिटी के लेवल को, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपने इस क्लास के एंड में करनी है, मोबाइल की वेदर ऐप में जाके उसको आप देख सकते हो। उसके अलावा हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने IIT कानपुर के साथ मिलके एक एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया था इंडिया में, ठीक है। एक्चुअली दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग लॉन्च किया था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, PM10 8 जो गैसेस होती हैं, मतलब पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको मेजर करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, अमोनिया NH3 और लेड PB, ठीक है।
इन 8 पॉल्यूटेंट्स को हम लोग मेजर करते हैं जब हम लोग अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करते हैं। हो सकता है आपकी वेदर ऐप के अंदर ये भी दिया हो, तो आप चेक कर लेना, डिपेंड करता है कौन सी वेदर ऐप यूज करते हो। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज हम लोगों ने करना था। तो दिल्ली भैया सबसे बॉटम लेवल पे है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आता है वो कहता है सेंटर प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस। देखिए इसमें ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर मोस्टली फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बट इनका ये कहना है कि एक तो इंडिया में इस बार जो है मॉनसून थोड़ा अच्छा गया है, ठीक है। तो मॉनसून अच्छा होने की वजह से प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ेगा, और सिर्फ राइस का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा बल्कि मेज, ग्राम, पल्सिस, रेपसीड, मस्टर्ड, ऑयल सीड, शुगर केन, इनका प्रोडक्शन भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो ये सरकार हर बार क्या करती है, मॉनसून के सीजन में ये अंदाजा लगाती है, डिपेंड करता है मॉनसून कैसा है। तो ये तो चलो थोड़ा सा वैसे टॉपिक हो गया, इटे फैक्ट वैक्ट आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे फालतू बकवास होती है। राइस के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देखिए राइस एक जो है वो खरीफ क्रॉप है ना, ये आपको पहले से पता है। और इंडिया में मोस्टली लोग भैया चावल खाते हैं, भात खाते हैं, तो हमारा स्टेपल फूड है राइस, है ना। आप क्लियरली यहाँ पे देख भी सकते हो कि जितनी कोस्टल एरिया है हमारे, बल्कि यहाँ पे भी जो है राइस पैदा होता है। नॉर्थ ईस्ट में पूरा राइस जो है कंज्यूम किया जाता है, राइट। तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल, पंजाब, सम पार्ट ऑफ हरियाणा एज वेल। यहाँ पे जो बेसिकली इस एरिया में जो राइस होता है ना, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब वगैरह में, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं होता है, वो मंडीज के लिए होता है, ठीक है। वो पूरी की जो है वो सेलिंग पर्पज के लिए किया जाता है एकदम से, तो घर घर में कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे कंज्यूम पैदा हो रहा है वो मोस्टली कंजम्पशन के लिए होता है, ठीक है, मंडी वंडी के लिए नहीं होता है। और भैया राइस एक ऐसा क्रॉप है हमारा जिसको कम से कम 25 डिग्री टेम्परेचर इससे ज्यादा चाहिए होता है, और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हरियाणा पंजाब में तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल नहीं होता, तो वहां पे राइस कैसे कल्टीवेशन हो रहा है। वहां भी हम लोग करते हैं, उसको इरिगेशन देते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इरिगेशन देते हैं, मतलब इरिगेट करते हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। तो है ना, आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो क्रॉप की कंडीशन होती है उस एरिया में जहां पे हम लोग उसको पैदा करते हैं, तो रिलेशन आप वहां पे बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कहता है जैसे कुछ सदर्न स्टेट्स होते हैं या वेस्ट बंगाल वगैरह है, वहां पे क्लाइमेट कंडीशन डिपेंड करती है। जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में तो जो है कई बार तीन जो है एक साल में राइस क्रॉप्स पैदा हो जाती हैं, जैसे ओस, अमन, बोरो, ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो है क्रॉप्स की वैरायटी होती है राइस की, ठीक है। 3 बार फसल पैदा की जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर, कुछ कुछ एरियाज में, सारी जगह पे नहीं, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि इंडिया में जितना भी क्रॉप एरिया है जहां पे क्रॉप्स वगैरह लगाई जाती हैं, उसका 1/4 यानी कि 25% जो है वो राइस कल्टीवेशन के अंडर में आता है। सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये तो लीडिंग हो गए ओवरऑल प्रोडक्शन। जब हम लोग पर कैपिटा उसकी पर हेक्टेयर की बात करते हैं तो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला ये सबसे ज्यादा लीड यहाँ पे करते हैं। चाइना के बाद इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर अभी क्या हो गया, उन्होंने एक थोड़ा नया प्रैक्टिस करना शुरू किया है जिसे कहते हैं कुरुवई राइस। क्या कहते हैं इसको, कुरुवई राइस। ये जो कुरुवई राइस होता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म क्रॉप होता है राइस कल्टीवेशन का, और यूजुअली कहां पे पैदा होता है, कावेरी रिवर का जो डेल्टा होता है, यहां से प्रीलिम्स के लिए आपसे डेफिनेटली सवाल पूछ सकते हैं कुरुवई राइस, ठीक है। तो पूछेगा आपसे वो कुरुवई राइस वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, और दिस प्रैक्टिस इज लाइक डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आपको राइस कल्टीवेशन के बारे में मुझे बताना था। वीट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वो कंटेंट आपके पास पहले से होगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है हमारे एग्रीकल्चर से ही आज, और देखिए 2019 में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। तो तीनों क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के हैं। बहुत आसान क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा, खैर ये 2 तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपके लिए हो सकता है, लेकिन आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन इसका कमेंट में आंसर देना है, कल मैं आपको जो है इसका आंसर क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, कहता है सेंटर रिस्टोर्स फार्म लोन इंटरेस्ट सब्सिडी एज रेट राइज। देखिए आपको मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता देता हूं, बाकी कंटेंट तो आप पढ़ लोगे। बात यह है कि जो किसान होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर जो हमारा है ना, वो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में आता है। मतलब किसानों को हम लोग क्या करते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है, वो थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि फार्मर को अपने जो है वो फायदा देना है, उसको एग्रीकल्चर लोन चाहिए, ट्रैक्टर खरीदना है, उसको कुछ भी खरीदना है, सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, तो किसानों को लोन दिया जाता है, ठीक है, सस्ते रेट पे। और लोन कौन देगा, लोन तो बैंक देगा, या आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती है वो भी शॉर्ट टर्म लोन दे सकती हैं, है ना, लोन तो यही देते हैं। तो होता क्या है, सरकार क्या करती है, लेकिन जो यूजुअली बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना होता है, वो तो 8% 9% के लगभग होता है, लेकिन किसान तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकार क्या करती है,
एक स्कीम सरकार ने चलाई थी जिसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक है, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट जो है सबवेंशन स्कीम कहते हैं। इसके तहत क्या करती है सरकार, अब मान लो आप किसान हो, ठीक है, आपने बैंक से जाके लोन लिया, बैंक ने कहा कि हम लोग आपसे जो है कितना लेंगे, 9% लेंगे। 9% तो बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसान के बिहाफ पे उस बैंक को कुछ परसेंटेज दे देती है। जैसे मान लो 4% दे दिया, 4% गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दे दिया, किसान के पास कितना बचा, ओनली 5%। तो किसान को नॉर्मल इंसान से कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है वो जब बैंक से पैसा लेता है, क्योंकि उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट बैंक को पे कर देती है। इसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी कि जो किसान को इंटरेस्ट पे करना था वो गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे कर देती है। इसका ही नाम इंटरवेंशन सबवेंशन स्कीम है, ठीक है। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए डिटेल में। तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, जब पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप उसको देख सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल थी तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था मेरे लिए उसको किया जाना, आधा घंटा यहीं पे लग जाता, नहीं तो आपके लिए जो है थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 2006-2007 में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। नाबार्ड और आरबीआई जो है वो इसकी इंप्लीमेंट करते हैं, और जो किसको दिया जाता है, ये जो हमारे बैंक्स होते हैं ना, उनको दिया जाता है। तो वो बैंक फिर फर्दर उसी बेनिफिट को किसानों को ट्रांसफर कर देते हैं। अब सरकार सीधा किसानों को तो नहीं दे सकती ना, तो वो तो बैंकों के चैनल के थ्रू ही होता है। तो ये स्कीम को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी मार्केट में काफी कम हो गए थे, तो सरकार को जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी आपको पता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है ना। तो किसानों के ऊपर भैया बोझ पड़ रहा था, बर्डन पड़ रहा था। तो जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है, तो सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को दोबारा से लॉन्च कर दिया है। तो अभी जो है इसको 2024-25 के लिए एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, और ये उन किसानों को मिलेगा जो 3 लाख या उससे कम का लोन लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया चाइना ट्रूप्स टू टेक पार्ट इन रशिया वॉर गेम्स इन वोस्टॉक। तो वोस्टॉक एक जगह का नाम है, रशिया के अंदर पड़ती है, और इस तरह का नाम वैसे रशिया में ही होते हैं। तो सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम अपने भैया पड़ोसी के साथ, जिसके साथ हमारे इतना क्लैश चलता है, हम उसके साथ क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है, हमारे पड़ोसी के साथ हमारे चाहे जितने मर्जी झगड़े हों, लेकिन कभी ना कभी पड़ोसी के साथ पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, चाहो या ना चाहो। आप एकदम कट ऑफ नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह जी ने जो है एक बार एक बात कही थी, उन्होंने कहा था इंडिया और चाइना में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि वो बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया चाइना अगर बॉर्डर शेयर नहीं करते ना तो बेस्ट फ्रेंड होते, और ये बात सच्ची भी है, ठीक है। तो दिक्कत सिर्फ यही है, कई बार आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो रशिया के अंदर एक ड्रिल की जाने वाली है जिसे कहा जाता है वोस्टॉक 2022, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जैसे मंगोलिया, बेलारूस वगैरह, वो सब, ठीक है। तो इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा और पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा। इससे पहले जो है पिछले साल जपैड एक ड्रिल की गई थी रशिया के अंदर ही, जिसके अंदर भी 17 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, चाइना और पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ठीक है, जाएंगे हम लोग, ठीक है, पार्टिसिपेट करके आ जाएंगे। तो चाइना से हमारा कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे वहां पे दोस्ती हो जाएगी। भैया आप जो बॉर्डर पे करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट आपकी ने कर रखी है, वो तो होना ही है, ठीक है। चलिए, और छोटा सा बस आपको ये पता होना चाहिए कि जपैड और वोस्टॉक के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में वो। अगला जो हमारे पास आज एक्सप्लेनर सेक्शन आता है वो कहता है व्हाट इज द कॉजिंग आर्कटिक वार्मिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपको इसने अपने नोट्स वगैरह के अंदर भी ऐड कर लेना है। देखिए वैसे तो पूरी दुनिया ही गर्म हो रही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन जो आर्कटिक वाला रीजन है ना, वो पूरी दुनिया के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है। क्यों हो रहा है, उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, वो आज हम लोग इसमें करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है, पुराना कंटेंट है ऑलरेडी, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए 8 कंट्री ऐसी हैं जो आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो, कनाडा है, रशिया है, ठीक है, नॉर्वे है, वो स्वीलैंड है, ग्रीनलैंड है, यूएसए है। ये 8 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने एक अपनी आर्कटिक काउंसिल बना रखी है, ठीक है। आर्कटिक काउंसिल, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया इसमें एक ऑब्जर्वर मेंबर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी कंट्रीज भी हैं बट हमें इंडिया से कंसर्न है, इंडिया इज एन ऑब्जर्वर मेंबर। हमारे लिए आर्कटिक क्यों जरूरी है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन जो है क्लाइमेट वाला है वो है मॉनसून। भैया आर्कटिक के अंदर कुछ भी अगर क्लाइमेट चेंज होता है, दिक्कत होती है, तो हमारे मॉनसून को इंपैक्ट करता है। इसीलिए हम लोगों ने आर्कटिक को स्टडी करने के लिए हिमाद्री नाम का एक स्टेशन भी वहां पे बना रखा है, ठीक है। वो नॉर्वे की टेरिटरी के अंदर आता है
उसका नाम है हिमाद्री। ये तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए आर्कटिक के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कितना हो रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे डाउट हैं। जैसे अभी एक नया स्टडी निकला है जिसने जो है फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये कहता है कि आर्कटिक जो है पूरी दुनिया के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा गर्म हो रहा है। आईपीसीसी कहता है कि भैया 4 गुना तो नहीं है, 2 गुना है। जैसे कई सारी स्टडी ऐसी कहते हैं कि नहीं 7 टाइम्स है। तो इस बात पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि आर्कटिक कितना गर्म हो रहा है, लेकिन एक बात पक्की है कि भैया वार्मिंग तो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए कोई 7 टाइम्स कह रहा है, कोई 2 टाइम्स कह रहा है, कोई 4 टाइम्स कह रहा है, तो उसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। तो जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो आप ये नहीं लिखोगे 7 टाइम्स 4 टाइम्स, बस आप ऐसे लिखोगे कि मोस्ट ऑफ द स्टडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिकेट्स दैट आर्कटिक रीजन इज वार्मिंग फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतना लिखोगे आप अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर डेटा हमारे पास है नहीं। तो एक इस आर्कटिक के गर्म होने को कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये टर्म आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, डिस्कस। देखिए यही क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, व्हाट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, इस तरह ही क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। आप लिख सकते हो व्हाट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, डिस्कस द रीजन बिहाइंड इट एंड ramification on local and global climate। ठीक है, ये आप 150 वर्ड्स में लिख सकते हो। इस पूरे क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, इसके रीजन क्या क्या है, और इसका रेमिफिकेशन यानी कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये अभी हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो आर्कटिक एम्प्लीकेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आर्कटिक का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और उसके पीछे रीजन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इंडस्ट्रियल टाइम, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया है, लेकिन आर्कटिक के अंदर वो थोड़ा ज्यादा हो गया है। देखिए ये कहता है जब सरफेस एयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, सरफेस एयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेडिएशन का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। रेडिएशन बैलेंस आप समझते हो ना, हम लोग बात कर रहे हैं लैंड की, तो लैंड क्या करती है, जो इनकमिंग जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, ठीक है, वो आती हैं, फिर अर्थ जो है लॉन्ग वेव्स को रिलीज करती है, इसे कहते हैं रेडिएशन बैलेंस। तो इनकमिंग जो रेडिएशंस होती हैं और जो आउटगोइंग रेडिएशन होती हैं उसके बीच में बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हमारे अर्थ का जो हीट बैलेंस है वो प्रॉपर रहता है। लेकिन अगर ये इनकमिंग और आउटगोइंग का डिसबैलेंस हो जाती है तो हमारा हीट बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनका ये कहना है कि जब एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सरफेस एयर टेम्परेचर, तो हमारे आर्कटिक के अंदर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर। इसे कहते हैं पोलर एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, पोलर एम्प्लीफिकेशन। पोलर एम्प्लीफिकेशन एक्चुअली नॉर्थ पोल में ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ पोल, और इसी को कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। मतलब इंक्रीज इन द टेम्परेचर फॉर आर्कटिक एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन होती है जो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये कहता है कोज क्या है भैया, रीजन क्या है। बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं, इन्होंने 2-4 अच्छी बातें यहाँ पे बताई हैं। एक इन्होंने बताया है आइस अल्बीडो फीडबैक। अल्बीडो क्या होता है, अल्बीडो हो, देखिए कोई भी जो सरफेस होता है ना दोस्तों, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और जो सरफेस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको उसका अल्बीडो कहते हैं। अल्बीडो इज बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ एनी सरफेस टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट। तो आइस का अल्बीडो काफी ज्यादा होता है, 80 से 90% तक आइस का अल्बीडो हो सकता है। अब आप ये समझ के देखिए, जब आर्कटिक आइस मेल्ट हो जाएगी अल्बीडो कम हो जाएगा, अल्बीडो कम हो जाएगा, और अल्बीडो कम हो जाएगा तो मतलब वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कम करेगा, तो ज्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी, और ज्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी तो आइस मेल्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली फीडबैक लूप होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा तो आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा तो ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो और ज्यादा आइस मेल्ट होगा। तो एक बार जब ये फीडबैक लूप शुरू हो जाता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है।
ठीक है, तो एक इन्होंने आपने ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे जानना चाहिए। दूसरी बात, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, आइस मेल्ट हो जाती है, तो वाटर वेपर भी बढ़ जाते हैं, और वाटर वेपर जहां ज्यादा होते हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये भी फर्दर उसको जो है वो मेल्ट करता है। हीट ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है, ओशन हमारे कभी गर्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो है हीट ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर जो है हमारे आर्कटिक को मेल्ट कर रही हैं। क्या क्या कर रही हैं? आइस अल्बीडो बढ़ रहा है, लैप्स रेट जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, वाटर जो वाटर वेपर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और ओशन हीट। तो 3-4 रीजन हैं जो आपको पता होना चाहिए, हमारे एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पता चल गया आपको? चलिए, उसके अलावा ये क्या कहता है? उसके अलावा ये कहता है कि भैया इसका इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट जो यहाँ पे पड़ने वाला है वो है आइस मेल्ट। ठीक है, और आइस मेल्ट में भी इसने यहाँ पे जो सबसे बड़ा एग्जांपल दिया है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, वो दिया है ग्रीनलैंड वाला। ग्रीनलैंड वाला, अंटार्कटिका के बाद ग्रीनलैंड की जो आइस है वहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा वाटर जो है वो ट्रैप है। ठीक है, और अगर ग्रीनलैंड की आइस अगर मेल्ट हो गई तो आप ये समझ लीजिए जो ओशन का सी लेवल है वो राइज हो जाएगा, और सी लेवल अगर राइज हो गया तो हमारे जो कोस्टल सिटीज हैं और जो हमारे छोटे छोटे आइलैंड हैं भैया वो तो वैसे भी डूब जाएंगे। समझ रहे हो ना? 2019 में ईयर में ही 1.5 मीटर जो है वो सी लेवल राइज हो गया था, बिकॉज ग्रीनलैंड की आइस पिघल गई थी। अब मान के चले कि आने वाले 10, 20, 50 सालों में क्या होगा जब ग्रीनलैंड की आइस अगर पूरी तरह से पिघल गई ना। आप ये मान के चलिए, अगर पूरी तरह से ग्रीनलैंड की आइस पिघल गई तो 15 से 20 मीटर आइस सी लेवल राइज हो जाएगा भैया, तो मुंबई तो गया समझो। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। ये तो एक कंसिक्वेंस हो गया। और कंसिक्वेंस क्या हो सकते हैं? एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर, एसिडिफिकेशन हो जाएगा जिससे हमारे कोरल रीफ की डेथ हो जाएगी, सैलिनिटी चेंज हो जाएगी, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, है ना? तो ये तो दिक्कत होने वाली है। उसके अलावा क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाएगा। और आप ये मान के चलिए जब आर्कटिक वाला रीजन में जो कि जानवर वहां पे रहते हैं, जो फ्लोरा एंड फोना वहां पे रहती है, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उनको स्टार्वेशन हो जाएगा, बेचारे मर जाएंगे। जो वहां पे रेन डियर होता है या और भी कोई वहां की जो वेजिटेशन होती है वो तो खत्म हो जाएगी। एक जो सबसे बड़ा और रेमिफिकेशन यहाँ पे वो ये है दोस्तों कि जो परमाफ्रोस्ट होता है, जो ग्रीनलैंड में या जो साइबेरिया वाला रीजन होता है, उस परमाफ्रोस्ट के अंदर बहुत सारी मीथेन जो है वो स्टोर है। अभी तो वो सोइल के नीचे है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड नहीं हो रही है, लेकिन अगर आइस मेल्ट हो गया तो वो परमाफ्रोस्ट से भैया मीथेन और कार्बन जो है वो हो जाएगा रिलीज। तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये एक फीडबैक लूप है। आइस मेल्ट होगा तो मीथेन निकलेगा, मीथेन और ज्यादा गर्म करेगा, और ज्यादा गर्म करेगा तो और ज्यादा आइस मेल्ट होगा, और ज्यादा आइस मेल्ट होगा तो और ज्यादा मीथेन निकलेगा। तो एक बार जब ये प्रोसेस शुरू हो जाती है ना, फिर रुकने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि वो अपने आप को ही फिर एक्सेंचुएट करती रहती है ना, अपनी प्रोसेस को खुद वो बढ़ाती रहती है। तो ये तो कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? ठीक है, तो लोकल इंपैक्ट हम लोगों ने कर लिए। इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मॉनसून भाई, मॉनसून। हमारा मॉनसून इतना सेंसिटिव होता है, ऐसा कहा जाता है अगर लंदन के अंदर अगर कोई बटरफ्लाई भी अगर उड़ रही है ना तो वो भी हमारे मॉनसून को इंपैक्ट करती है, इतना सेंसिटिव होता है हमारा मॉनसून। और ऐसा देखा गया है कि अगर आर्कटिक ओशन में, खासकर जो बेरेंट सी वाले एरिया में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो भैया हमारा जो मॉनसून है वो बढ़ जाएगा। खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में तो बिल्कुल ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होगा। इससे क्या होगा? फ्लड आएगा। फ्लड आएगा तो हमारी फसलें बर्बाद, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी ना। इसीलिए 2014 के अंदर इंडिया ने IND आर्क नाम का जो है एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी भी हम लोगों ने लॉन्च किया था। ठीक है, जो यही चेक करता है कि जो ओशन वाटर है आर्कटिक ओशन में उसका मॉनसून के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ता है, और एक्चुअली में इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी बात, अगर आर्कटिक ओशन इंक्रीज वाटर लेवल चेंज हो जाएगा तो भैया हमारे जो बे ऑफ बंगाल है, हमारा जो अरेबिक सी है, क्या उसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा? क्या वो भी इंक्रीज होगा, जिससे हमारा मुंबई और जो हमारे कोस्टल सिटीज हैं वो ये बर्बाद हो जाएंगे। तो ये एक बढ़िया टॉपिक है आर्कटिक वाला। ठीक है, ऑलरेडी आर्कटिक को लेके यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। सवाल क्या था? क्वेश्चन ये था कि डिस्कस दैट व्हाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द आर्कटिक रीजन। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था।
2 साल पहले ही सवाल आया था, तो जिसमें हम लोगों को जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट, ट्रांसपोर्ट वाला एस्पेक्ट, क्लाइमेट वाला एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट हम लोग को डिस्कस करने थे। लेकिन आज का जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें हम लोग सिर्फ जियोग्राफी वाला एस्पेक्ट ही और एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला एस्पेक्ट ही कवर करेंगे, ठीक है। ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन अच्छा टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलो आगे एक और जो हमारे पास एडिटोरियल है दोस्तों, घिसा पिटा सा पुराना सा आर्टिकल है, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी आई थिंक कि आपको इसके बारे में पहले से पता है। वो है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले ऑल इंडिया सर्विस वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ये पहले से पता है कि हमारा जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं उसमें हम लोग कैडर सिस्टम होता है, ठीक है। कैडर सिस्टम समझ रहे हो ना, कि जब भी आपकी सिलेक्शन होती है ना, आपको आईएएस मिलता है, आईपीएस मिलता है, तो आपकी सिलेक्शन जो है कौन करता है? डीओपीटी और यूपीएससी आपकी सिलेक्शन करता है। आपके जो भी सर्विस रूल वगैरह होते हैं वो डीओपीटी से चलते हैं, लेकिन आप किसी स्टेट कैडर के अंदर जाके पोस्टेड होते हो, ये आपको पहले से पता है। जिंदगी भर जो है आप उसी स्टेट कैडर के अंदर रहते हो जो आपने चूज किया होता है पहले ही, ठीक है। आप अलग स्टेट में नहीं जा सकते। होता क्या है, जब आप किसी स्टेट के अंदर सर्विस करते हो तो आपकी जब सर्विस 10-12 साल की हो जाती है तो आपको जो है सेंट्रल डेपुटेशन में भेजा जाता है। मतलब 4-5 साल के लिए आपको सेंटर के अंदर ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसमें बेसिकली आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में आती है, और कहीं भी आ सकती है सेंटर के अंदर, बट या दिल्ली में पोस्टिंग आती है। तो ये चक्कर, जैसे मान के चलो कि 2022 में अगर आपका पेपर में 2023 में सिलेक्शन होता है, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 2035 में आपको जो है सेंट्रल डेपुटेशन में भेजा जाएगा, ठीक है। और ये हर स्टेट का अपना कोटा होता है, उस कोटा के हिसाब से वो ऑफिसर को सेंटर में भेजता है। ये तो थोड़ी चीज आपको पहले से पता ही है। दिक्कत कहां शुरू हुई? दिक्कत ये शुरू हुई कि एक तो ये जो ऑफिसर हैं भैया, ये सेंट्रल डेपुटेशन में जाना नहीं चाहते जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि सेंट्रल डेपुटेशन में आपको मजा नहीं आता है ना। स्टेट में आपको मजा आता है, आपको बढ़िया बंगलो मिलता है, आपको जो है चीफ मिनिस्टर से पहचान होती है, आप अपनी पावर का एंजॉय करते हो। सेंट्रल डेपुटेशन में क्या होता है, दिल्ली में जाओगे आपको 2 फ्लैट मिलेंगे, एक 2 BHK का फ्लैट आपको मिलता है, आपको दिन भर काम करना पड़ता है, लेट नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, तो दिक्कत ज्यादा है ना। तो इसलिए कोई भी वहां पे जाना नहीं चाहता। दूसरी बात, स्टेट्स खुद ऑफिसर्स को सेंटर में भेजना नहीं चाहते, क्योंकि स्टेट के बाद खुद ऑफिसर की कमी है। अच्छा, स्टेट ही नहीं भेजेंगे तो भैया सेंटर के अंदर भी ऑफिसर की कमी हो जाएगी, और समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो सेंटर के अंदर ऑफिसर की कमी हो जाएगी, और वो भी सीनियर ऑफिसर की, छोटे ऑफिसर की नहीं, सीनियर ऑफिसर की। तो इसीलिए सेंटर के पास ऑफिसर है ही नहीं। सेंटर बार बार स्टेट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑफिसर भेज दो, लेकिन स्टेट भेजने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में काफी टसल भी चल रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, अभी पिछले साल हम लोगों ने मतलब सेंटर ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल 1954 का जो रूल 6 है उसको चेंज किया था, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को यह फोर्स किया गया था कि वो ऑफिसर्स को सेंटर में भेजें, लेकिन वो फिर भी नहीं भेज रहे हैं। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, प्रॉब्लम बहुत सारी। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 2011 में 309 ऑफिसर को भेजा गया था सेंटर में, लेकिन अभी उनकी संख्या घटकर सिर्फ 223 रह गई है। तो सेंटर कह रहा है भाई भेज दो। 2014 के बाद से 19% की कमी हो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑफिसर्स की। ऑफिसर है ही नहीं, क्या करे सरकार, ठीक है। दिक्कत तो है सरकार को। तो जो हमारा जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो तो यूनियन गवर्नमेंट होती है। जो आईपीएस के लिए हमारी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होती है। जो हमारे आईएफएस यानी कि जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, इनके लिए जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री होती है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरी है ऑफिसर को सेंटर में लेके आने के लिए, लेकिन वो भेज ही नहीं रहे हैं। हालांकि सारा नुकसान नहीं है, अगर आप सेंटर में डेप्यूट होते हो तो आपको फायदा भी बहुत है, क्योंकि आपको किसी हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का आपको चार्ज दिया जाता है, तो आप जो है पब्लिक पॉलिसी बनाने में काम करते हो। अगर आप सेंट्रल डेपुटेशन में जाते हो ना दोस्तों, तो आपको हो सकता है किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी भेजा जाए, हो सकता है आपको अमेरिका भेज दिया जाए, लंदन भेज दिया जाए, तो मजे तो आपके हैं। उसके बावजूद भी कोई भी सेंट्रल डेपुटेशन पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपको घंटों घंटों काम करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो पेपर वर्क होता है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए लोग जाना नहीं चाहते, ठीक है। तो घुमा फिरा के इन्होंने बेसिकली उसी बात को, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, उसी के बारे में बात करता है। उसके अलावा हमारा जैसे सीबीआई है,
ठीक है। सीबीआई में भैया ऑफिसर्स की कमी हो रही है, क्योंकि सीबीआई में जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, और आईपीएस की कमी हमारे पास पहले से ही चल रही है। हमारे पास जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जो सीआईएसएफ वगैरह है, यहाँ से सीबीआई के अंदर ऑफिसर जाते नहीं है सीनियर लेवल पे। हालांकि ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको भेज दो, लेकिन सरकार भेज नहीं रही है, क्योंकि ऐसे रूल्स ही नहीं बने हुए हैं फिलहाल। तो दिक्कत तो यहाँ पे है। ठीक है, देखिए हर साल जो है 800 से 900 पोस्ट निकलती हैं, 4 से 5 लाख लोग पेपर देते हैं, पोस्टिंग बहुत कम निकलती है। हालांकि सरकार ने बाद में लेटरल एंट्री को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जिससे जो है प्राइवेट सेक्टर से भी ऑफिसर को आप जो है ला सकते हो सर्विस के अंदर, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर से भी लोग जो है नहीं जा रहे हैं, या फिर उनके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो दिक्कत यही चल रही है। तो इस आर्टिकल में पूरा बेसिकली यही बताया गया है कि जो सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन है वो बिगड़ रहे हैं, हमारा जो फेडरलिज्म है वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, उन सारी चीजों को मिला के उन्होंने यहाँ पे बात की है। रिपीटेड आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल है, लेकिन थोड़ा सा आपको मुझे यहाँ पे बताना था। इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ है। कल को आपका सिलेक्शन होगा, आप भी एक कैडर चूज करोगे, कल को आपको भी सेंट्रल डेपुटेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, एक छोटा सा एडिटोरियल जो मुझे डिस्कस करना था, लेकिन आज समय की कमी की वजह से नहीं कर पाएंगे। इसको हो सकता है हम लोग कल डिस्कस कर लें, या फिर आप सेल्फ स्टडी आपको करना है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला है। ठीक है, अरे कहाँ गया भाई, ये वाला है। ठीक है, अमेरिका और इंडिया के मैरीटाइम पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहा है। आप सभी को पता है कि इस समय अमेरिका का एक जो शिप था वो इंडिया में आया था। ठीक है, हमारे पोर्ट के ऊपर आया था, और उसने यहाँ पे रिपेयर वगैरह कुछ किया था। ठीक है, तो उसी के बारे में बेसिकली पूरा आर्टिकल है कि धीरे धीरे कैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, कैसे क्वाड कंट्री के साथ हम लोग अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ मीटिंग वगैरह किया करते थे, लेकिन फाइनली जो है क्वाड कंट्री के साथ जैसे मालाबार एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, और ये शिप अभी आया है। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में अमेरिका से, फ्रांस से और कुछ शिप भी जो है इंडिया पे आए। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि इंडिया अभी अपने आप को और ज्यादा ओपन अप कर रहा है क्वाड कंट्रीज को लेके, खासकर अमेरिका को लेके। हालांकि इंडिया अमेरिका का ये कोई डिफेंस शिप नहीं था। ठीक है, डिफेंस शिप नहीं था, नेवल शिप था। तो ये जो ज्यादातर जो है सप्लाई वगैरह के लिए काम होता है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हम लोग डिफेंस शिप को भी इंडिया की किसी पोर्ट के ऊपर लेके आए। तो थोड़ा सा वही है। और चाइना वाला एंगल भी इन्होंने थोड़ा यहाँ पे डिस्कस किया है कि किस तरह से चाइना का जो शिप है वो श्रीलंका के अंदर जाके डॉक हुआ है। उसके आंसर हो सकता है ये कि अमेरिका में से फ्यूचर में इंडिया की पोर्ट्स के ऊपर और ज्यादा शिप जो है वो डॉक करें। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने यूएसए के साथ ऑलरेडी लमाओ करके के हम लोगों ने उनके साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया हुआ है, कुछ साल 2017 में ही किया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अमेरिका का शिप इंडिया के पोर्ट के ऊपर लैंड किया है, बेसिकली डॉक किया है। डॉक बोलते हैं उसको, लैंड नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो बस वही थोड़ा सा इसके अंदर बताया गया है। अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, और इतना दमदार भी नहीं है, लेकिन कभी बीच में मुझे समय मिलेगा तो डेफिनेटली इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।